ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें चुनी गई हैं आज मनी सेंट्रल के लिए। शुरुआत डिजिटल लैंडिंग स्पेस की खबर के साथ। डिजिटल लैंडिंग पर आरबीआई हुआ नरम। नए दिशा निर्देश आए हैं, जिसका अब तक विरोध था, जिसके खिलाफ अब तक था, अब उधर आगे बढ़ा है, भले नियम शर्तों के साथ बढ़ा है। बैंकों के गले ना फंस जाए अदालतों के फैसले। कौन से राज्यों से फैसले आए, क्या फैसले आए, बैंकों की क्यों चिंता बढ़ा रहे हैं, इनको जानेंगे। आंध्र प्रदेश में पेंशन का नया प्रयोग। जब एनपीएस की बात चल रही हो, ओपीएस की बात चल रही हो, आंध्र प्रदेश ने एक नई तरीके की पेंशन व्यवस्था लाई है। क्या पेंशन व्यवस्था है, कितना फायदा होगा, किसे होगा, ये जानेंगे। और बढ़ी गोफस्ट की मुश्किलें। एक और मुकदमा लाद दिया है, एक कंपनी ने लादा है, एनसीएलटी में लादा है। क्यों लादा गया ये मुकदमा, ये जानेंगे। क्यों नहीं कम हो रहे पेट्रोल डीजल के दाम। कंपनियां दोनों तरीके की बात कर रही हैं। एक तरफ तिमाही नतीजों में प्रॉफिट आ रहा है, दूसरी तरफ कह रही है नहीं, अभी घाटे की भरपाई नहीं हुई है। कहां अटकी है ये गाड़ी, कब तक कम होंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें, ये जानेंगे। और दुनिया भर को क्यों सताने लगा मंदी का खौफ, यह है हमारी आज दिन की सबसे बड़ी खबर, जहां हम पड़ताल करेंगे चीन की, पड़ताल करेंगे यूरोप की, अमेरिका की, भारत की, कि ये मंदी का खतरा कितना गहरा है, आशंका क्यों गहरी होती जा रही है, चिंताएं क्यों उभर रही हैं, और इनके मायने क्या हैं हमारे और आपके लिए। शुरुआत दलहन की खबर के साथ। सरकार ने हाल में जिन खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया है, उनमें अधिकतर का भाव मंडियों में एमएसपी के ऊपर चल रहा है। खासकर दलहन और तिलहन का, दोनों का भाव समर्थन मूल्य के ऊपर है। जैसे तुअर का समर्थन मूल्य लीजिए आप, 7,000 रुपये प्रति कुंटल, मंडियों में भाव 8,000 रुपये से 9,000 रुपये प्रति कुंटल। ऐसा ही हाल सोयाबीन का है। एमएसपी 4,600 रुपये तय हुआ, मंडियों में भाव 4,800 से 5,000 रुपये। हालांकि कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनका मंडी भाव समर्थन मूल्य के नीचे है। सर, ये दलहन तिलहन का भाव क्यों एमएसपी के ऊपर है? दलहन तिलहन की कीमतें मानसून से प्रभावित हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि खरीफ का समर्थन मूल्य आने के अगले ही दिन बाजार ने दलहन और तिलहन की जो मूल्य की अंतर्धारणा थी उसको नकार दिया। यानी सरकार ने बाजार में जिस तरीके की कीमतें खरीफ के फसल के दौरान देने की बात कही है, उससे अधिक कीमतें बाजार में इस समय मौजूद हैं। इससे दो बड़े संकेत मिलते हैं। एक पहला तो संकेत ये कि सरकार को के समर्थन मूल्य की कीमत पर दलहन की खरीद आने वाले समय में भी मुश्किल रहेगी। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि हाल फिलहाल में नेफेड को सरकार ने एक बार के लिए ये कोशिश की थी कि नेफेड से खरीद बढ़ाई जाए, लेकिन वो खरीद नहीं बढ़ी थी। अब दूसरी और चीज़ ये कि आने वाले समय में महंगाई का असर हमें दलहन और तिलहन की फसलों पर दिखाई देगा। और खरीफ की, चूंकि खरीफ कमज़ोर मानसून की छाया में हो रही है, इसलिए दलहन की कीमतों को थामने की कोशिशें सफल होती नहीं दिख रही हैं। सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, इंपोर्ट बढ़ाया, कई तरीके के प्रयोग किए, लेकिन ये दोनों चीज़ें, दोनों सारे कदम असफल साबित हुए हैं। और अब बाजार को ये पता चल गया है कि आने वाले समय में क्या बेंचमार्क है कीमतों का सरकार के समर्थन मूल्य के कारण, इसलिए कीमतें और ऊपर हैं। क्योंकि मानसून की को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं वो मिले जुले हैं। ये माना जा रहा है कि मानसून लेट पहुंचा है, लेकिन उसकी रफ्तार को लेकर अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है कि वो कितनी गति से आगे बढ़ेगा। और ये जो 8 दिन या 9 दिन की देरी है, इस देरी के हिसाब से जो देश के प्रमुख दलहन तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं, वहाँ मानसून कैसे पहुँचेगा, दुरुस्त पहुँचेगा, पूरी क्षमता के साथ पहुँचेगा, इसके बारे में पता नहीं है। कम दबाव के दो क्षेत्र भारत के दोनों तरफ बन रहे हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, और इसलिए मौसमी परिस्थितियाँ मानसून के इस दौर में मानसून की हवाओं को तरह तरह से प्रभावित कर रही हैं। इसलिए मानसून पर नज़र रहेगी, बाजार की और महंगाई की। डिजिटल लैंडिंग के मोर्चे पर रिजर्व बैंक कुछ नरम पड़ा है। रिजर्व बैंक ने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी व्यवस्था को डिजिटल लैंडिंग स्पेस में लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि ये शर्तों के साथ लागू हुए हैं, शर्तें अभी भी सख्त की गई हैं। इससे पहले आरबीआई लैंडिंग की व्यवस्था में डिजिटल लोन देने वाली ऐप्स को किसी भी तरीके से इस मॉडल के साथ भी काम करने देने को तैयार नहीं थी। ये मॉडल कैसे काम करता है, इसमें डिजिटल लोन देने वाली ऐप किसी फाइनेंस कंपनी या बैंक के एजेंट की तरह काम करती हैं और डिफ़ॉल्ट का जोखिम वो खुद वहन करती हैं। यानी कि वो जितना लोन दिलाती हैं बैंक से या फाइनेंस कंपनी से, उसका जो जोखिम है वो खुद वहन करती। सर, आरबीआई ने ये यू टर्न क्यों लिया? ये एक तरह से आरबीआई की तरफ से आई जो कल रात की घोषणा थी शुभम, ये फिनटेक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि भारतीय फिनटेक इंडस्ट्री यहाँ से वापसी कर सकती है, जिसको फिनटेक इज बैक की बात कही जा रही थी। भारत की फिनटेक कंपनी अपना भविष्य
ट्रांजैक्शंस में, भुगतानों में नहीं देख रही है, क्योंकि भुगतानों में यूपीआई के जरिए आने वाले रेवेन्यू से कुछ नहीं मिलता। कंपनियां ये चाहती थी कि उन्हें डिजिटल लेंडिंग की, लोन देने की सुविधाएं दी जाएं, और हाल फिलहाल में कुछ कंपनियों के जो फिनटेक कंपनियां हैं उनके अगर हमें नतीजों में बढ़ोतरी दिखाई दी है तो लोन के कारण दिखाई दी। इसमें पेटीएम एक उसका उदाहरण है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस व्यवस्था के तहत रिजर्व बैंक ने एक तरह से शैडो बैंकिंग का एक नया अध्याय आज से खोल दिया है। तो भारत में अब शैडो बैंकिंग के दो हिस्से हैं, एक मुख्य धारा की बैंकिंग है जिसमें कि बड़े बैंक हैं, शैडो बैंकिंग का दूसरा हिस्सा एनबीएफसीज हैं, और तीसरा वो फिनटेक और डिजिटल लेंडिंग कंपनियां होंगी। इनसे कहा गया है कि ये लोन अमाउंट का 5% हिस्सा, लोन वैल्यू का 5% हिस्सा जो डिफॉल्ट गारंटी है उसके तौर पर बैंक के पास जमा करेंगी। प्रक्रिया ऐसे काम करेगी कि कोई एक फिनटेक लेंडिंग ऐप है जो किसी को कर्ज देता है, वो जिसको कर्ज दिला रहा है उस कर्ज के अमाउंट की 5% की रकम वो एफडी के तौर पर या बाकी साधनों के तौर पर उस बैंक में जमा करेगा जिस बैंक का लोन वो उसे दिलवा रहा है। इसके साथ भारत में लोगों तक कर्ज पहुंचाने के लिए लेंडिंग का एक नया दरवाजा भी खोला जा रहा है। यह भी कहा गया है कि इस तरीके के समझौते इन कंपनियों को, जो डिजिटल लेंडिंग कंपनियां हैं, डिजिटल लेंडिंग ऐप हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, इन्हें अलग अलग जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ समझौते करने पड़ेंगे। इन कंपनियों में इसमें केवल बैंक ही शामिल नहीं है, सरकारी या निजी बैंक ही शामिल नहीं है, बल्कि शुभम इसमें एनबीएफसीज भी शामिल हैं, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी शामिल हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी शामिल हैं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो अर्बन एरिया के वो भी शामिल हैं, राज्यों के कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं। यानी पूरा बैंकिंग स्पेस अब डिजिटल लेंडिंग के जरिए की सुविधाओं का, फिनटेक की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेगा और उनके जरिए वो लोन दे सकेगा। उस लोन के बदले उन्हें एक किस्म की गारंटी फिनटेक लेंडिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी जो उनके पास जमा की जाएगी। इससे माना जा रहा है कि भारत की फिनटेक कंपनियों को सर्वाइव करने का एक मॉडल मिल गया है, क्योंकि उनके बिजनेस मॉडल में अभी तक लेंडिंग से, कर्ज से आने वाली कमाई की उम्मीद नहीं दिखती थी। अभी उनका के ज़्यादातर का संचालन केवल ट्रांजैक्शंस पर निर्भर थे। तो यहाँ से भारत में कर्ज का एक नया बाजार खुलेगा। आमतौर पर डिजिटल लेंडिंग कंपनियां एनबीएफसी कंपनियों की तरह बैंकों से सस्ती दर पर कर्ज लेती हैं और आगे महंगी दर पर ग्राहकों को कर्ज देती हैं, जैसा कि एनबीएफसीज के साथ होता है। तो बैंक अब एनबीएफसीज को भी कर्ज का जरिया बनाएंगे, एनबीएफसी और बैंक डिजिटल लेंडिंग कंपनियों को भी कर्ज बांटने का जरिया बनाएंगे, एनबीएफसीज भी इनका इस्तेमाल करेंगे। सर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर भी कुछ नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। रिजर्व बैंक ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अभी तक उनके जो बकाए कर्ज थे, जिनको एमएनपीए कहते हैं तकनीकी भाषा में, उनके सेटलमेंट के लिए, उनकी जो स्ट्रेस एसेट होती थी, उनके सेटलमेंट के नियम स्पष्ट नहीं थे। तो अब जो फंसे हुए कर्ज के निस्तारण की, निपटान की प्रक्रिया सरकारी बैंकों पर लागू होती है, लगभग वैसी ही प्रक्रिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होगी। यानी शहरों में चलने वाले जो कोऑपरेटिव बैंक है, इन्हें भी उसी तरीके से जैसे कि सरकारी बैंकों को या प्राइवेट बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को अपने बकाया लोन एसेट्स को एडजस्ट करने का, सेटल करने का की व्यवस्था दी जाती है, वो इनके पास भी होगी। ये वन टाइम सेटलमेंट कर सकेंगे, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगे। ये माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनके पास एनपीएस बड़े हैं और वो उनके डूबने का खतरा होता है, उसे बचाने में मदद मिलेगी। यानी अब लोन एसेट्स की रिस्ट्रक्चरिंग का दायरा पूरी तरह से कोऑपरेटिव बैंकों तक भी फैल गया है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करने के लिए आरबीआई जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसमें किसी कर्जदार को फ्रॉड घोषित करने से पहले अपनी बात कहने का मौका देने के लिए कहा गया था। दरअसल हुआ क्या कि इस मामले पर सफाई के लिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने आदेश की समीक्षा की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का या अदालत का कुल मकसद ये था कि कर्जदार को डिफॉल्ट घोषित करने से पहले बात रखने का मौका दिया जाए। अब जल्द ही आरबीआई इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। पूरी उम्मीद है कि ये दिशा निर्देश आरबीआई की ओर से ऐसे समय में जारी किए जा रहे हैं जब एनपीए के मामले एमएसएमई और तमाम जगह से बढ़ने की आशंका है। हमने एक ही दिन पहले आपको कल ही मनी सेंट्रल में बताया था। और फ्रॉड घोषित करने से पहले अब बैंकों को फ्रॉड घोषित करने के लिए एक प्रक्रिया जारी करनी पड़ेगी। एक कन्फ्यूजन ये भी था, पर्सनल हियरिंग वो शब्द था जिस पर एसबीआई दरअसल सफाई चाहता था। एसबीआई ने ये कहा था कि अपनी याचिका में कि ये पर्सनल हियरिंग क्या है, कि हमको बुलाकर सुनना होगा। तो उन्होंने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, पर्सनल हियरिंग का मतलब ये कि प्रॉपर नोटिस सर्व हुआ, पूरी बात कहने का मौका दिया जाए। सर, क्या दिशा निर्देश अब आने की उम्मीद है आपको? अब ये मामला काफ़ी समय से लंबित है और हम ये देख रहे हैं कि भारतीय बैंकों को राज्यों की अदालतों की तरफ से काफ़ी सारे आदेशों का सामना करना पड़ रहा है। पर यहाँ से
अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस तय करेगा जिससे तय होगा कि किसी अकाउंट को फ्रॉड कैसे डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि जो दुविधा थी वो ये थी कि बैंक बहुत सारे एनपीए अकाउंट्स को, बिजनेस एनपीए अकाउंट्स को या कारोबार में डिफ़ॉल्ट हुए अकाउंट्स को भी फ्रॉड अकाउंट्स के दायरे में ले आते थे, जिसे लेकर उद्योग को और बाकी लोगों को दिक्कतें होती थी। और चूंकि ऐसा ही मामला तेलंगाना कोर्ट से आया था, इसलिए रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस है उनका इंतजार रहेगा। देश के दो उच्च न्यायालयों की तरफ से हाल के दिनों में एजुकेशन लोन और गाड़ी की रिकवरी को लेकर दिए फैसलों के बाद बैंकों की उलझन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कम सिविल स्कोर की वजह से आप किसी को एजुकेशन लोन देने से मना नहीं कर सकते। सिविल स्कोर यानी कि वो स्कोर जिसके आधार पर कर्ज मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस दर पर मिलेगा तय होता है। पटना हाईकोर्ट ने एक और बात कही। उसने ये कहा कि अगर कोई कार की या बाइक की किस्त चूक जाता है, ईएमआई डिफॉल्ट कर जाता है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंट के जरिए ग्राहकों की गाड़ी जबरदस्ती नहीं उठवा सकती। गाड़ी रिकवर करने के लिए उन्हें ज़रूरी नियमों का पालन करना होगा। सर, दोनों फैसलों का क्या असर होगा? जैसा हमने कहा कि अब राज्यों की अदालतें बैंकों के कामकाज पर आदेश देने लगी हैं और बैंकों के लिए नई चुनौती बन रही है। इसमें पहला फैसला पटना हाईकोर्ट का है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आमतौर पर बैंक या वित्तीय कंपनियां किसी भी व्यक्ति का जिसने वाहन लोन दिया और उसने वो डिफॉल्ट किया या पैसा नहीं दे सकता, तो उसके वाहन की जब्ती नहीं कर सकेंगी, उसको जबरन नहीं ले सकेंगी। ये मामला थोड़ा कंपनियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि कंपनियां जो जिस तरीके के बैंक या एनबीएफसीज कंपनियां जब लोन देती हैं तो वो उनके पास एक नियम होते हैं जिसके तहत जो एसेट उनके पास मॉर्गेज होती है, चाहे वो कार हो या ट्रक हो, अगर उसकी कीमत नहीं, उसका कर्ज वापस न चुकाया जाए तो बैंक उसे वापस लेते हैं, उसे लेना ज़रूरी होता है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिफ़ॉल्ट करने वाला बारोअर है उससे वाहन की वसूली में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला अदालत को, जिला प्रशासन को बीच में लाया जाना चाहिए। बैंक आमतौर पर सीधे इस व्यवस्था को लागू करते हैं। और कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी तरीके से फाइनेंस कंपनियां ताकत का, शक्ति का या बाकी जो रास्ते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब यहाँ मुझे लगता है ये मामला, शुभम, किसी तरह से ऊंची अदालतों में भी चैलेंज के लिए जाएगा, क्योंकि कंपनियों को इस मामले में स्पष्टता नहीं हो रही। पर दूसरा फैसला और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो फैसला केरल की अदालत से आया है। केरल की अदालत ने कहा है कि खराब सिविल स्कोर होने पर भी बैंक किसी परिवार को या किसी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन देने से मना नहीं कर सकते। अभी हाल में ही सरकार ने एजुकेशन लोन का दायरा बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इसमें शामिल किया है, जिससे कि देश के बड़े हिस्से में एजुकेशन लोन जा सके। कोर्ट के फैसले में कहा गया, केरल के कोर्ट के फैसले में कहा गया कि स्टूडेंट लोन जिनको दिया जाता है वो युवा हैं और वो देश के भविष्य के निर्माता हैं। उनके सिविल स्कोर के आधार पर उनके भविष्य से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों के लोन देने की प्रक्रिया में सिविल स्कोर बुनियादी पैमाना है और जिसके आधार पर यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, जिस परिवार ने लोन लिया है, उसके कर चुकाने की क्षमता है कि नहीं है। अब सिविल का यहाँ न लागू होना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लिटिगेशन में जो विवाद का असर बनेगा, और शायद तो इस मामले पर भी बैंक क्लैरिफिकेशन के लिए आरबीआई से या ऊंची अदालतों से बात करेंगे। देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर छिड़ी बहस के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन स्कीम लॉन्च की है। इसका फैसला किया गया है, कैबिनेट से अप्रूवल आ गया है। बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में गारंटीड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। ये स्कीम पहले से चल रही कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की जगह लेगी। सर, क्या है नई पेंशन स्कीम में? अब ये तीसरी पेंशन स्कीम आपके सामने है भारत की चर्चाओं में। पहली वो पेंशन स्कीम है जिसको न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है, एनपीएस है, जिसमें कि कर्मचारी को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और वो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट होकर उसके बाद पेंशन के हिस्से के तौर पर मिलता है। उसका एक बड़ा हिस्सा बाजार में निवेश किया जाता है, जिसका विरोध हो रहा है और कुछ राज्यों ने उस पेंशन को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी। तो दूसरी पेंशन स्कीम हुई ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, जो पुरानी व्यवस्था के तहत चलती थी और जब कर्मचारी रिटायर होता था तो उसे रिटायरमेंट के वेतन के बराबर पेंशन की व्यवस्था का भुगतान किया जाता था। ये पुरानी पेंशन योजना थी जो छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में और कई सारे कुछ राज्यों ने लागू की है। आंध्र प्रदेश ने एक नया पेंशन मॉडल अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया है जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन या नई पेंशन स्कीम से अलग है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी को रिटायर होने के समय, जब रिटायरमेंट के समय जो उसका वेतन है, उसमें बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा और उसके बाद उसे डीए का भुगतान भी होगा आने वाले वर्षों में। ये नया मॉडल है जो गारंटीड पेंशन
जैसा ही है, पर उतनी बड़ी गारंटी या उतनी अधिक गारंटी नहीं जो पुरानी पेंशन योजना में है। हमने मनी सेंट्रल की किसी चर्चाओं में इस बात का इशारा किया था कि केंद्र सरकार ने पेंशन पर काम करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया है, कमेटी बनाई है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राज्यों की तरफ से आ रही मांग और कुछ राज्यों में लागू होने के बाद मौजूदा पेंशन ढांचे में बदलाव की समीक्षा कर रहा है, और वहाँ आंध्र प्रदेश के मॉडल को भी करीब से परखा और समझा जा रहा है। इस बीच जबकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला आता, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने स्कीम मंजूर करके लागू भी कर दी है, और करीब करीब 6,840 के आसपास जो कर्मचारी हैं और जो रेगुलराइज हो रहे हैं कर्मचारी, उन्हें इस पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। अब क्या ये स्कीम अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगी? क्या केंद्र सरकार नई पेंशन योजना में जो बदलाव करने वाली है उसमें कुछ गारंटीड कंपोनेंट लेकर आएगी जिससे कि कर्मचारी को एक गारंटीड पेंशन मिल सके? ये कहना मुश्किल है, बट आंध्र प्रदेश से पेंशन में एक नए तरीके की स्कीम की शुरुआत हो गई है। संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट से जुड़ी आज दो खबरें आई। पहली खबर यह कि डीजीसीए ने गो फर्स्ट के आईआरपी को एयरलाइन के रिवाइवल प्लान से पर सीओसी यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ क्रेडिटर से मंजूरी लेने को कहा। सीओसी की मंजूरी के बाद गो फर्स्ट अपना परिचालन शुरू कर सकेगी। उधर लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी ने गो फर्स्ट के खिलाफ एनसीएलटी में मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा बड़ी रोचक आरोप लगाकर दर्ज किया गया। पहले डीजीसीए का मामला समझते हैं, क्या जानना चाहता है सर डीजीसीए? डीजीसीए के साथ दोबारा उड़ान शुरू करने के लिए गोफस्ट लगातार प्रयास में लगी हुई है, और गोफस्ट से जो रिवाइवल प्लान गया था जिसके आधार पर उसने कहा था कि वो 20-22 जहाज़ों के साथ उड़ान शुरू कर सकती है, उसके पास कुछ सीमित फंड हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकती है। इसके बदले डीजीसीए ने जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उससे गोफस्ट की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। ये वो कमेटी है जिस कमेटी में वो सारे कर्ज देने वाली एजेंसियां शामिल होती हैं, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हों या वो बैंक या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हों। जो कंपनी दोबारा शुरू होगी, उसका इंसॉल्वेंसी कैसे होगी, उस कर्ज की वसूली कैसे की जाएगी, कितना हेयर कट लिया जाएगा, इसका फैसला करती है। डीजीसीए ने कहा है कि क्या कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ये बताए कि वो उड़ान को दोबारा शुरू करने के लिए गोफस्ट को पैसा देने के लिए तैयार है, और जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से फिनेंशियल गारंटीज मिल जाएंगी उसके बाद ही शायद ये उड़ानें शुरू हो सकेंगी। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कहा है कि जो गोफस्ट की खर्चों का मौजूदा कंपनसेशन है और जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उन स्थिति में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इसे उड़ाने की इजाज़त देगी कि नहीं देगी। करीब 2660 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट के को लीज पर देने वाली कंपनियों के हैं, 1202 करोड़ रुपए वेंडर्स के हैं, इसके अलावा करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बैंक की लायबिलिटीज़ हैं। ये सारे लोग मिलकर तय करें कि बताएंगे कि क्या गोफस्ट को उड़ाने की इजाज़त दी जाए कि नहीं दी जाए। इसमें एक और जो दूसरा पहलू है वो ये कि जो गोफस्ट के बैंक्रप्सी प्रोसेस को देखने वाला जो अधिकारी है जिसको आईआरपी कहा जाता है, उसने भी डीजीसीए को चिट्ठी लिखी है कि गोफस्ट को उन विमानों को उड़ान में इस्तेमाल करने की छूट दी जाए जिनकी लीज़ कैंसिल हो चुकी है, जिनकी लीज़ रद्द हो चुकी है। ये भी अपने तरीके का पहला मामला है कि जिन विमानों की लीज़ टर्मिनेट हो चुकी है, यानी उनको लीज़ पर देने वाली कंपनियां उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगी, वो विमान गोफस्ट के पोजीशन में है, उन्हें उड़ाने की इजाज़त क्या डीजीसीए देगा, ये देखने वाली बात होगी। और डिलीवरी ने जो मुकदमा किया है वो ये है, और उसने ये कहा है कि पूरी की पूरी बैंक्रप्सी प्रोसेस फ्रॉड है, क्योंकि डिलीवरी से कंपनी ने एक दिन पहले ही पैसा ले लिया था एडवांस में गोफस्ट ने सर्विसेज देने के लिए, और उसके बाद अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया। डिलीवरी ने जो पैसा दिया था, डिलीवरी एक कुरियर कंपनी है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो वो गोफस्ट की उड़ानों का उपयोग अपना सामान पहुँचाने के लिए करती थी। उनका कहना है कि भैया जब आपको पता था कि अगले दिन दिवालिया प्रक्रिया में जा रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं रात को सपना आया होगा, तो जब पता था तो फिर हमसे एडवांस पैसा लिया क्यों सर्विस देने के लिए। आईबीसी प्रक्रिया से गुजर रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के मामलों के जल्द निपटारे के लिए सरकार आईबीसी कानून में बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि रियल एस्टेट के लिए आईबीसी के कस्टमाइज्ड रिजोल्यूशन प्लान पर विचार किया जा रहा है। क्या है सर ये प्लान, कैसे काम करेगा? वो लोग जिनके मकान, जिनके आशियाने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बैंक्रप्ट हो गए हैं और आईबीसी की प्रक्रिया में चले गए हैं, क्योंकि सरकार ने बैंक्रप्सी प्रक्रिया के तहत बिल्डर्स को जाने की इजाज़त दी थी। इन्हें लेकर पूरी की पूरी बैंक्रप्सी प्रक्रिया मुश्किल में फंसी हुई, उलझन में फंसी हुई है। ये बैंक्रप्सीज या ये दिवालियापन वैसा नहीं है जैसा कि बाकी कंपनियों का होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स काफ़ी बड़े हैं। इनमें केवल लेंडर्स या क्रेडिटर्स ही नहीं है, इनमें बहुत बड़ा स्टेक उन लोगों का है जिन्होंने मकान बुक करा रखे हैं, मकान खरीद रखे हैं, और
इन्हें बनाने वाला बिल्डर डिफ़ॉल्ट हो गया है। और इसलिए बैंक्रप्सी की व्यवस्था में पिछले एक साल की कोशिशों के बाद भी ऐसा कोई समाधान नहीं निकला जिसमें कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो सब पे लागू किया जा सके। और इसलिए अब आईबीसी की तरफ से ये प्रपोज किया गया है, प्रस्ताव किया गया है कि अलग अलग प्रोजेक्ट के आधार पर पर इसमें सॉल्यूशन की या समाधान की प्रक्रिया शामिल की जाएगी, क्योंकि यह देखा जाएगा कि उसमें लेंडर्स और क्रेडिटर्स के अलावा जो हाउस ओनर्स हैं, जिन्होंने हाउस बायर्स हैं, उनके इंटरेस्ट भी हैं, वो कैसे सर्व किए जा सकें। इस नई प्रक्रिया के तहत कोई मॉड्यूल नहीं है, अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ बात की जाएगी। और एक बात और इसमें कही गई है शुभम कि इसके साथ इसमें जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा है उसको भी शामिल किया जाएगा इस रेजोल्यूशन प्रोसेस में, ताकि उससे मदद ली जा सके। और इसके अलावा सरकार ने जो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड हाउसिंग के लिए जो एक स्कीम बनाई है, उसे भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी अब आईबीसी एक निर्धारित पैमाने के तहत, स्ट्रक्चर के तहत, जैसे कि वो जेट एयरवेज की या गोफस्ट की व्यवस्था सुनती है, उस हिसाब से रियल एस्टेट कंपनियों की बैंक्रप्सी पर या इनके दिवालियेपन पर विचार नहीं करेगी। उम्मीद की जा सकती कि ये इस व्यवस्था में जो होम बायर्स हैं, जिनके घर फंसे हुए हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा और इसीलिए शायद ये प्रक्रिया बदली जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी या नहीं, इस पर लगातार खींचतान मची हुई है। एक तर्क यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पे अब कंपनियों को क्योंकि मुनाफा हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें घटानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल का भाव नरम है, $75 प्रति बैरल के करीब है ब्रेंट का भाव। लेकिन दूसरी तरफ दलील ये है कि पेट्रोल डीजल पर हुए पिछले साल का नुकसान जब तक भरपाई नहीं हो जाती, कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं घटा सकती। सर, क्या उलझन है? घटाना चाहती क्यों नहीं है कंपनियां ये पेट्रोल डीजल की कीमतें? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पेट्रोल डीजल कंपनियों के नुकसान और फ़ायदे की गणित काफ़ी दिलचस्प रही है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। जब कीमतें ऊंची थीं, जब काफ़ी ऊंची थीं युद्ध के दौरान, तब तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब ₹17.40 और डीजल पर करीब ₹27.70 का नुकसान हो रहा था। यानी जब कीमतें ऊपर थीं और उन्होंने कीमतें नहीं घटाई थी, तो उनका रियलाइजेशन इतना कम था डीजल पे, जो उनका लॉस था। लेकिन अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में जो आंकड़े आए, उस हिसाब से ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल पर करीब ₹10 पर लीटर का मार्जिन अर्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें गिरी थी, इन्वेंट्री के फायदे भी हुए थे और उसका उन्हें फ़ायदा मिलना शुरू किया। डीजल पर ₹6.5 के आसपास का लॉस था। लेकिन अब जो ताज़े आंकड़े हैं उसके हिसाब से पेट्रोल पर जो मार्जिन हैं वो घटकर 6.8% रह गए और डीजल पर भी मार्जिन आना शुरू हो गया। यानी अब दोनों प्रोडक्ट, पेट्रोल और डीजल, इनको बेचने पर भारत की तेल कंपनियों को नुकसान नहीं हो रहा है। और ये एक आदर्श परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में शायद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। कंपनियों का तर्क ये है कि अभी ये शुरुआत हुई है, कच्चे तेल की कीमतों को लेकर निश्चितता है, आगे कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में वो अभी फ़िलहाल कीमतों में कोई कमी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में घाटे की आशंका दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कीमतें कम की जाएँ तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है तेल कंपनियों की तरफ से कि क्या मार्जिन बढ़ने के बाद भी वो कच्चे तेल की कीमतों में कमी और मार्जिन बढ़ने के बाद भी पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगी या नहीं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का शेयर लंबे समय के बाद आईपीओ के प्राइस तक पहुंचा है। शुक्रवार को बाजार में जोमेटो का शेयर भाव ₹77 के ऊपर निकला, जबकि आईपीओ के समय इसका भाव ₹76 तय किया गया था। तिमाही नतीजों के बाद से कंपनी के शेयर में लगातार तेजी बनी हुई है। मार्च तिमाही के दौरान जोमेटो का घाटा कम होकर ₹188 करोड़ बचा है, जो ₹360 करोड़ हुआ करता था। सर, स्टार्टअप शेयरों में ये वापसी दिख रही है क्या? पेटीएम, जोमेटो, कहीं वापसी दिख रही है? 2-3 घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे स्टार्टअप शेयर्स बेहतर हो रहे हैं। जोमेटो के मामले में जोमेटो को लंबे समय के बाद बाजार में निवेशकों का प्रोत्साहन भी मिला, समर्थन भी मिला, और जो ब्रोकरेज के कॉल्स आ रहे हैं या जो लक्ष्य भी आ रहे हैं, वो भी जोमेटो को खरीदने के आ रहे हैं। और इसकी वजह है कि जोमेटो की बैलेंस शीट थोड़ी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। जोमेटो का ओवरऑल घाटा तो कम हुआ ही है। जोमेटो ने अपने बिजनेस टू बिजनेस वर्टिकल में रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, यानी वहाँ कमाई शुरू हो गई ₹478 करोड़ की। जोमेटो का जो दूसरा वर्टिकल है, जो कि क्विक कॉमर्स पे काम करता है, ब्लिंकिट में, वहाँ भी करीब ₹363 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, और ये पिछले साल के मुकाबले, पिछले तिमाही के मुकाबले ज़्यादा है। यानी अब धीमे धीमे जोमेटो के तीनों वर्टिकल्स, फूड डिलीवरी वर्टिकल्स, B2B वर्टिकल और ब्लिंकिट यानी जो क्विक कॉमर्स वर्टिकल, इन तीनों में रेवेन्यू आना शुरू हो गया। और ये स्टार्टअप कंपनी के लिए एक अच्छी खबर थी। इसका फ़ायदा जोमेटो के स्टॉक को मिला और जोमेटो के स्टॉक में करेक्शन भी काफ़ी हुआ था, इसलिए आज हमने उसे इशू प्राइस के करीब जाते देखा। पेटीएम दूसरा स्टॉक है जिसमें अब ये सिफारिशें आने लगी हैं, खासतौर से कुछ बड़े जैसे बोफा सिक्योरिटीज़ और कई बड़े एनालिस्ट की और निवेशकों की सिफारिश आने लगी है कि इसे खरीदा जा सकता है। पेटीएम ने यह बताया है कि उसके पास करीब 8,270 करोड़ रुपए का
कैश बैलेंस है उसकी मर्चेंडाइज वैल्यू बेटर हुई है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का 15% है। इसके अलावा पेटीएम ने जो लोन का बिजनेस शुरू किया है, जिस लोन है उससे फ़ायदा हुआ है। और जो हमने आपको आज शुरुआत में खबर बताई फिनटेक कंपनियों के लिए जो नई गाइडलाइंस आई हैं FLDG वाली, उसका फ़ायदा भी पेटीएम को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है। दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं, चीन हो, पूरा यूरोजोन हो, अमेरिका हो, सबसे जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि मंदी के पैर धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं, जमते जा रहे हैं और मंदी की आशंका गहरी होती जा रही है। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आए आर्थिक आंकड़े इस बात को लेकर चिंता पैदा कर रहे हैं कि दुनिया भर में मंदी गहरा रही है। अब जैसे शुक्रवार सुबह चीन में मई के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हुए। मई के दौरान चीन में रिटेल महंगाई सिर्फ 0.2% बढ़ी है। इसे डिफ्लेशन का संकेत माना जा रहा है। गुरुवार को चलिए तो शाम को अमेरिका में जॉबलेस के क्लेम आए। वहां पता चला कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। मार्च तिमाही के दौरान यूरोजोन ने जो जीडीपी के नंबर दिए, जीडीपी में गिरावट देखने को मिली और ये कहा गया कि तकनीकी तौर पर यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में चली गई हैं और यूरोप मंदी की गिरफ्त में आ रहा है। शुरुआत में माना जा रहा था कि इन तमाम आंकड़ों में जो मंदी है वो नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर उभर रही है पूरी दुनिया के नक्शे से। अगर आप देखें तो सारी बड़े अर्थव्यवस्थाओं से जो ये बता रही है कि नहीं, मंदी अब दुनिया भर को अपनी गिरफ्त, मंदी जो है दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रही है। अब एक एक जोन करके पकड़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूरोप। सर, यूरो जोन की तस्वीर कैसी बनती दिख रही है, क्या बता रहे हैं वहाँ के आंकड़े? यूरोजोन में एक तो जो यूरो मुद्रा वाली अर्थव्यवस्था है उनका एक समूह और यूके एक अलग समूह है। यूके की अर्थव्यवस्था गहरे दबाव में, हालांकि इस साल की शुरुआत में से मंदी में खिसकने की संभावना थी, पर मंदी में वो नहीं गई, लेकिन अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक विकास दर है वो तेजी से कमज़ोर पड़ रही है और मंदी के लगभग करीब है। बट बाकी यूरोजोन की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ अब तकनीकी आधार पर, तिमाही आधार पर मंदी आ चुकी है। जर्मनी जो कि EU की यूरोपियन करेंसी जोन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ लगातार 2 तिमाही में डिक्लाइन हुआ है, आर्थिक विकास दर में गिरावट आई है और वो तकनीकी तौर पर मंदी में गई है। फ्रांस ने करीब 0% की ग्रोथ रेट दर्ज की है, फ्रांस भी मंदी के करीब है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण इकोनॉमी जिसके कारण इन 20 देशों की आर्थिक विकास दर में कमी आई वो आयरलैंड है। आयरलैंड का GDP में 4.6% की गिरावट आई है और इस तरह से यूरोजोन की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब मंदी की तरफ खिसक रही हैं। वजह 2 है। वजह एक तो ये कि इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे देशों में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो एनर्जी की कीमत बढ़ी थी उसका असर लोगों की खपत पर पड़ा, आय पर पड़ा और महंगाई ने प्रभावित किया। और उस महंगाई से निपटने के लिए बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो सबसे कंजर्वेटिव होता है ब्याज दरें बढ़ाने के मामले में, उसने बहुत तेज़ी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरें में बढ़ाई। उसका असर हमें इस क्षेत्र में मंदी की तरफ दिख रहा है। अब कौन सी अर्थव्यवस्था कितने समय तक मंदी में रहेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन जिस बात की संभावना पिछले साल के अंत तक जाहिर की जा रही थी कि साल के मध्य तक यूरोजोन मंदी में खिसक जाएगा, और वैसा हमारे सामने दिख रहा है। अब आते हैं सर चीन पर। चीन तो ठीक ठाक वापसी कर रहा था, कह रहे थे कि कोविड चला गया है, चीन की वापसी अब अच्छी हो रही है। गाड़ी वापस आते आते कहाँ अटक गई? चीन का इकोनॉमिक डेटा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला, और चीन के इकोनॉमिक डेटा पर या चीन के आर्थिक आंकड़ों के ऊपर पूरी दुनिया में काफ़ी सनसनी भी है। यह माना जा रहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी आएगी, लेकिन चीन की तरफ से अभी जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़े आए जिनका जिक्र शुभम ने किया, वो दरअसल एक किस्म का डिफ्लेशन बता रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन दिख रहा है, यानी चीन की अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है, दुनिया में मांग नहीं है, और चीन की प्राइसेस अब 7 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरे हैं। और अगर यही स्थिति अगले 1 महीने या 2 महीने बनी रहती है तो चीन की अर्थव्यवस्था टेक्निकली डिफ्लेशन के मोड में चली जाएगी, गिरावट के मोड में चली जाएगी। और ये माना जा रहा है, जो सर्वेज हमारे पास चीन के तरह पे आ रहे हैं, वो ये माना जा रहा है कि चाइना की जो रिकवरी थी कोविड के बाद, वैसी रिकवरी अब दिखाई नहीं दे रही। हालांकि चीन के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इकोनॉमिक डाटा सुधरेगा, लोगों को पेशेंस रखने की, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन 2 बड़े फैक्टर हैं जिन फैक्टर के कारण लोगों का कॉन्फिडेंस बनता नहीं दिख रहा है। एक तो चीन के निर्यात में तेज गिरावट आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी है, हमने आपको बताया, यूरोपीय अर्थव्यवस्था में मंदी है, अमेरिका पर हम आगे बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जो मदद मिलती है चीन को निर्यात के तौर पर, चूंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो उसमें गिरावट के कारण चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। और इसके अलावा देश की खपत में भी कमी आ रही है।
इस सूरत में अगर चीन जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो डिफ्लेशन के मोड में जाती है, तो जो यूरोजोन की अर्थव्यवस्था में मंदी है या बाकी दुनिया की मंदी है उसका असर और ज़्यादा गहरा होगा और ग्लोबल ग्रोथ पर आने वाले कुछ महीनों में दुनिया में में आर्थिक विकास दर के आकलनों में बड़ा फेरबदल होगा। क्योंकि अभी तक जितने आकलन हमारे पास शुभम मौजूद थे, जो जब आज हम बात कर रहे हैं इससे पहले तक, इन्होंने अगले साल विकास दर में गिरावट की संभावनाएं तो जाहिर की थी, पर चीन को लेकर किसी का आउटलुक डिफ्लेशन वाला नहीं था। किसी भी संस्था ने, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, किसी ने ये नहीं कहा था कि चीन में डिफ्लेशन का खतरा है, लेकिन अब चीन में डिफ्लेशन का खतरा दिखने लगा है। सर, अमेरिका की बात करें, यहाँ जॉबलेस के जो आंकड़े दिखे हैं वो क्या बताते हैं? अमेरिका में अगर जॉबलेस के क्लेम की बढ़ोतरी को देखें तो आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव हिस्सा भी है। पॉजिटिव हिस्सा ये कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी चाहता ही था। फेडरल रिजर्व ने लगातार ब्याज दरें बढ़ाई थी, महंगाई को कम करने की कोशिश की थी और उस कोशिश के तहत अमेरिका में मंदी आने की संभावना थी ताकि इकॉनमी में जो ग्रोथ है और जो कीमतों में बढ़ोतरी उसे रोका जा सके। अब दुविधा यह है कि अगर शेयर बाजार के नज़रिए से देखें तो जॉबलेस क्लेम से संकेत देते हैं कि आने वाले समय में फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोकनी चाहिए और कमी शुरू होनी चाहिए, जिससे उत्साह मिलेगा। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में महंगाई की दर भी कम नहीं हो रही है। 5% का जो स्तर है अमेरिका की महंगाई दर का, उससे नीचे लाने के लिए फेडरल रिजर्व का नज़रिया काफ़ी आक्रामक है। तो अमेरिका में मंदी तो उभरती दिखाई दे रही है, पर महंगाई में उतनी तेज कमी होती नहीं दिखाई दे रही है। तो अब जोन में जो दुनिया की तीन महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था हैं, अमेरिका में पार्शियली सक्सेस, पार्शियली ब्राइट और डार्क स्टोरी है। ब्राइट ये है कि जॉबलेस क्लेम बढ़ने से अर्थव्यवस्था में डिमांड कम होने के संकेत है, पर महंगाई कम होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। चीन डिफ्लेशन में जा रहा है, जो सबसे खतरनाक संकेत है, और यूरोजोन अपनी संभावनाओं के मुताबिक मंदी में खिसक गया है। सर, अब सब जगह की बात करके अपने घर की बात करें, भारत पर क्या असर होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ताज़ा आंकड़े आए, जिन पर हमने अभी GDP में चर्चा की थी, अगर भारत में आप दो महत्वपूर्ण संकेतों को देखें जो कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसे देखें और अगले साल के आर्थिक विकास दर के आकलन को देखें, तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसी तरह से सुस्ती के और गिरावट के संकेत मिलते हैं। 7.2% की आर्थिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष में थी, अगले साल 6% रहने की संभावना है। कुछ अनुमान 5.5 और 5.9% की, यानी लगभग 1% की गिरावट आर्थिक विकास दर में अगले साल दिखाई देगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को आप मंदी में जाता हुआ तो नहीं कह सकते, पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से विकास दर बहुत कम है और बहुत छोटी है, क्योंकि एक तो भारत को तेज रिकवरी करनी थी, कोविड के दौरान हुए नुकसानों की भरपाई करनी थी और फिर आगे भविष्य में हमें तेज विकास दर हासिल करनी थी। तो अगर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त मंदी में जा रही हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी अगले साल सुस्त पड़ेगी, उसमें गिरावट दिखाई देगी। दो फैक्टर ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में गिरावट आती है, कमी आती है, जिसकी संभावना चीन के आंकड़ों से हमें दिखती है, तो उसका असर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर और गहराई से दिखाई देगा। पर इसका एक दूसरा पहलू, सकारात्मक पहलू ये है कि अगर महंगाई में बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि डिफ्लेशन आ रहा है और डिफ्लेशन की संभावना भारत में भी दिख रही है, जैसे कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों में दिखाई देती है, WPI में दिखाई देती है, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुक जाएगी, ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। गुरुवार को आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर ने दो खास बातें कही। पहली ये कि आरबीआई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर पाबंदी की कोई योजना नहीं बना रहा है, सेबी इस पर काम कर रहा है। साथ ही ये भी बताया कि भारतीय बैंक ऐसे भारतीयों के लिए जो विदेश जा रहे हैं रुपे फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं। 2000 रुपये के करेंसी नोट का सर्कुलेशन बंद होने के बाद बैंकों में नोट बदलने और जमा कराने का सिलसिला बना हुआ है और 2000 रुपये के जितने नोट सर्कुलेशन में थे उनमें से लगभग आधे नोट बैंक में जमा हो चुके हैं। गुरुवार को रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से ये जानकारी दी गई। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि अब तक बैंकों में 1.8 लाख करोड़ रुपए के करेंसी नोट जमा हो चुके हैं। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में 2000 रुपये के नोट जमा कराए हैं उन्हें आयकर विभाग की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। इस पर हमने एक मनी सेंट्रल भी किया था, आपको याद होगा। वाइजूज से जुड़ी भी आज दो बड़ी खबरें आई। खर्च घटाने के लिए वाइजूज अपने 1000 और कर्मचारियों की छटनी करेगी। इससे पहले भी कंपनी 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। इस बार छटनी ऑन ग्राउंड सेल्स टीम में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों की होगी। दूसरी ओर वाइजूज को कर्ज देने वाले लेंडर्स ने मुकदमेबाजी को लेकर बेकार का कदम बताया है। लेंडर्स का कहना है कि मुकदमे की आड़ में वाइजूज अपनी देनदारी से बचने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा मनी सेंट्रल में इस बात को हमने कहा था कि वाइजूज ये डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए एक तरीके से मामला खींचती दिख रही है और वही आज लेंडर ने साफ साफ कह दिया कि आपको पैसा नहीं चुकाना था तो आप कोर्ट में मामला ले गए। देश में बिजली की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग
से अलग अलग बिजली एक्सचेंज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इस कदम का मकसद सभी एक्सचेंजों पर बिजली की कीमतों में समानता लाना है। इस कदम से एक्सचेंज को रियल टाइम ट्रेडिंग में मार्केट शेयर हासिल करने में मदद मिलेगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बिजली कंपनियों के लिए जो नया सुधार लेकर आ रही है सरकार, जिसमें कि अलग अलग पावर एक्सचेंजों को एक साथ जोड़ा जाएगा, इसका असर हमें आने वाले समय में देखना होगा। हालांकि शेयर बाजार पर इसका हमें आज तेज असर दिखाई दिया, IEX के स्टॉक में तेज गिरावट आई। लेकिन सरकार ये चाहती है कि बिजली की एक्सचेंजों के बीच जो कीमतें हैं उन्हें वास्तविक मूल्यों के करीब पहुंचाया जाए। इस सुधार पर नजर रखनी होगी। खबरें कुछ और भी हैं। वो खबरें कहाँ मिलेंगी आपको पता है? मनी 9 की वेबसाइट पर। जैसे आज की मैं 2-3 आपको बड़ी रोचक खबरें बताता हूँ। क्या आपको पता है कि आपने रेलवे का टिकट बुक किया और जिस दिन आप जाने वाले थे, अगर उस दिन नहीं यात्रा करें, किसी और दिन यात्रा करनी है, तो आप बिना टिकट कैंसिल करे यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। कैसे? मनी 9 की वेबसाइट बताएगी। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन पे ने एक बड़ी खास व्यवस्था शुरू की है। फ़ोन की एग्रीगेटर ऐप जो है उस पर कई तरीके की खास सुविधाएं आपको मिलने वाली। कौन सी सुविधाएं हैं, कैसे मिलेंगी, ये आप जान सकते हैं मनी 9 की वेबसाइट पर। म्यूचुअल फंड का आकार कितना बड़ा है, उसका AUM कितना बड़ा है, क्या ये कोई पैरामीटर हो सकता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का? हो सकता है या नहीं, जानिए मनी 9 की वेबसाइट पर आकर। तमाम ऐसी और खबरें जो आपकी सीधी जेब से जुड़ी हैं, आपको मनी 9 की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगली मुलाकात आपसे रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर, वहाँ क्या खास है इस बार? इस हफ्ते के इकोनॉमिकम में हम उसी पर चर्चा करेंगे जिस पर आज हमने दुनिया की मंदी के संदर्भ में चर्चा की। भारत की GDP के आंकड़े आए और वो GDP के आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। पिछले साल की आर्थिक विकास दर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है। वो बदलाव क्या है और जब कोविड का असर खत्म हुआ और उससे अर्थव्यवस्था बाहर निकल रही तो किस दिशा में जा रही, जानने की कोशिश करिएगा। जो चीज़ आपको आंकड़ों में नहीं दिखी वो क्या थी, हम उन आंकड़ों के पीछे क्या का सच बताएंगे इस बार के इकोनॉमिकम में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही